अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ज़ीशान अहमद आप सबको वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बेटा, जैसे आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया कि हमने एमडीकैट सिलेबस करना है फ़िज़िक्स का, और उसका आज का पहला लेक्चर है जी, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। जो एमडीकैट वालों ने सिलेबस दिया है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का, तो बेटा उसके अंदर उन्होंने 3 टॉपिक शामिल किए हुए हैं जी। एक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और दूसरा है बेटा डॉट प्रोडक्ट, और तीसरा है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा एमडीकैट वालों ने हमें ये 3 टॉपिक दिए हैं इस चैप्टर में से, जिसके हमने एमसीक्यूज करने हैं। पहले भी वजाहत की कि हमने कोई टॉपिक की कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी हम नहीं करेंगे, वो आप लोगों को आते हैं। हमने बेटा सिर्फ यहाँ पर वो टॉपिक का थोड़ा सा तारुफ और उसके साथ एसोसिएटेड या जुड़े हुए हमने एमसीक्यूज करने हैं। तो जैसे आपको पता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेटा बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने करनी है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये कोई आम एडिशन नहीं होती जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। ये ऐसी एडिशन नहीं है कि जी 2+3 से 5 आ जाता है, ये ऐसी एडिशन नहीं होती। इस पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये डिपेंड करती है बेटा एंगल के ऊपर। किस चीज के ऊपर? एंगल के ऊपर। तो इसका 2 + 3 से 5 जवाब आना जरूरी अब नहीं होगा। क्या आएगा वही हमने चेक करना है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेटा 2 तरीकों से हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमसे मांगा है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर एक हम करते हैं जी हेड टू टेल रूल, जो कि दर हकीकत में उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी। और बेटा एक हम करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन by rectangular components। बेटा अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली जब एडिशन हम करते हैं, ये देखिए ना, हेड टू टेल वाली तो ग्राफिकल है बेटा। अगर आपको याद हो कि कोई भी वेक्टर्स को अगर ग्राफिकली ऐड करना था, तो आप लोगों ने कहा जी कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की कोई ऐसे टेल मिलाएं हैं, हाँ, तो रिजल्टेंट जो है वो हमें क्या मिलने वाला है? पहले की टेल और आखिरी के हेड को मिलाएं और ये हमारे पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा रिजल्टेंट किसे कहते थे? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, कि वो जितने भी वेक्टर्स उन सारों का सिंगल इफेक्ट देने वाला वेक्टर को हम क्या कहते थे? कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाता। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बेटा अगर देखा जाए तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे अंदाज में करेंगे। कैसे? चाहे इसमें देखें चाहे इस लिहाज से देखें, इसे हम कोऑर्डिनेट्स में भी करेंगे कि इसको कोऑर्डिनेट्स में कैसे किया जाता है, और इसे हम कहते हैं एनालिटिकल। बेटा ये एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल हम इसे देखेंगे। ठीक हो गया ना? इसे हम कोऑर्डिनेट्स में भी करेंगे, और बेटा इसे हम थोड़ा सा इस एनालिटिकल मेथड से भी हमने करना है, एनालिटिकली भी इसे हम करेंगे। किस चीज को? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है, चाहे वो ग्राफिकल अंदाज में देखें या स्पेसिफिक इसलिए देखें, तो हमारे पास आज के दिन जो हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं, जो ग्राफिकली आप देख रहे हो या हम जिसे कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं, तो 2 वेक्टर्स के ऐड करने से बेटा हमारे पास एक रिजल्टेंट आता है, और वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या है जी, कि हमारे पास मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of 2 vectors
वो हमारे पास होता है जी, उसका एक फार्मूला आप लोगों ने देखा हुआ, और वो होता है कि रिजल्टेंट आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, और ये कोसाइन ऑफ एंगल। याद रहेगा बेटा। अब ये जो एंगल है बेटा, ये जरा जहन में रखें कि इसमें अगर ये कोई फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास और ये कोई सेकंड वेक्टर है, तो इसमें जो पहला वेक्टर लिया जाएगा वो लाजमी है कि ये ऑलवेज along x एक्सिस लिया जाता है, या जिसे हम पॉजिटिव x एक्सिस भी कह देते हैं। अच्छा नाम लिखें जी, पॉजिटिव x एक्सिस इस तरफ लिया जाता है। तब आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि इनमें से कोई एक वेक्टर, मतलब ये ए का मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और 2ab इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये तब लिया जाता है बेटा जब एक वेक्टर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेने, अगर नहीं है, मतलब हमारे पास बेटा मान लेते हैं कि कोई एक्स वाई एक्सिस में आप जानते हो पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, वो एक्स वाले, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ओरिजिन। हमारे पास बेटा दो वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, से वेक्टर ए मेकिंग एंगल थीटा 1, याद रहेगा ना, और कोई दूसरा वेक्टर है से वेक्टर बी, और बेटा ये कोई अपना एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा 2 बनाता हुआ जा रहा है। तो बेटा इसके लिए स्पेसिफिकली जब आप फार्मूला रिजल्टेंट का निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और कोसाइन ऑफ एंगल फर्स्ट माइनस एंगल सेकंड। अब देखें ना, ए वेक्टर कोई एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है बेटा, देखें एक्स एक्सिस के अलोंग है कोई नहीं, इसका अपना एंगल इसका, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है अब वो हमारे पास है एंगल थीटा, ये थीटा। तो थीटा क्या है, ए और बी के दरमियान वाला एंगल, ये कर पाएंगे ना। अब वो तभी होगा जब ए को हमने किसके अलोंग ले, एक एक्सिस के अलोंग ले लेना, ये अगर जीरो ले लें एक्स एक्सिस में, ये जीरो ले लें जीरो, तो ये cos जीरो हो गया, तो हम जानते हैं अगर ये जीरो हो जाए तो बेटा cos ऑफ माइनस थीटा नहीं होते, ये बराबर होते cos ऑफ थीटा के। तो ये हमारे पास जी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फार्मूला होता है कि जब दो वेक्टर्स हमें दिया जाए और उसका रिजल्टेंट है तब आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। हम इस ये ज्यादातर बहुत कम इसके एमसीक्यूज आते हैं बेटा, ज्यादातर इसके एमसीक्यूज आते रहते हैं, ज्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। कैसे आते रहते हैं बेटा इसके एमसीक्यूज, जरा उसे भी देख लें आप लोग कि इसके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं आप लोगों के पास, उसे हम देख लेते हैं बेटा। अब देखें आपको क्वेश्चन दे सकता है बेटा, इसके थोड़े केसेस एक बना लेना अपने लिए आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए। कौन सी वाली केसेस बना लें जी, कि अगर हम मान लें कि ये हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला है, रिजल्टेंट वेक्टर का बेटा, तो हम इसकी थोड़ा रेंज बना लेते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, ये सेकंड का, ये 2ab कोसाइन ऑफ एंगल। बेटा अगर हम पैरेलल ले लें दो वेक्टर्स को, इफ ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, है ना, ये पैरेलल का निशान, पैरेलल का मतलब उन दोनों के दरमियान एंगल कितने का बेटा, 0 का। और बेटा अगर हम उनको एंटी पैरेलल ले लें एक दूसरे के, इफ ए वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है बी के, ये एंटी के लिए, तो एंटी पैरेलल में बेटा ये एंटी के लिए ये हो गया एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल बेटा एंगल आ जाता है कितने का, 180 का। अब इसमें क्या होगा जरा वो आप लोग सोचें ना, अगर मैं दो वेक्टर्स पैरेलल ले लूं, मतलब पहला वेक्टर ए भी इधर जा रहा है बेटा, बी वेक्टर भी उसी की तरफ जा रहा हो, और यहां पर क्या हो रहा है कि पहला वेक्टर जिस तरफ जा रहा है, मतलब ए इधर जा रहा है तो बी उसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट वेक्टर है, इधर सेम डायरेक्शन में है, उधर अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अगर आप निकालेंगे इसका तो रिजल्टेंट आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, रिजल्ट लगाते जाएंगे जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और कोसाइन ऑफ 0। कोसाइन 0 को आप जानते हैं कि वो बराबर हो जाता है cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1।
तो बेटे क्या बना रिजल्टेंट, स्क्वायर रूट के अंदर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। बेटे ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कैंसल आउट। तो आया बेटा लोगों के पास ए प्लस बी। बेटा ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या वेक्टर ए। और ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो देखिए अगर वो पैरेलल है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड को आपने ऐड करना है। ये हमारे पास एक तरीका आ गया। दूसरा क्या आ सकता है बेटा, उसे भी जरा देख लें। अगर हम एंटी पैरेलल ले लें एक दूसरे की, तो इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लें, इस फार्मूला में लगाए ना। तो रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab और कोसाइन ऑफ 180। कोसाइन 180 होता है बेटा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा -1। और इससे आ गया बेटा लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इससे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कैंसल आउट। तो बेटा ये देखिए ना, सिंपली सब्ट्रैक्शन नहीं आ गई है। देखिए अगर एंटी पैरेलल होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर पैरेलल होंगे तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। जहां से हमारे पास बेटा क्या बन गया, एक निस्बत आ गई है, रेंज बन गई है हमारे पास इनकी। क्या रेंज आ गई है बेटा, हमारे पास आ गया है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट निकालना है इनका, तो अब जरा देखें इसे कि अगर हमें चाहिए ये वाला वेक्टर तो हमें क्या करना है जी, सिंपली जरा सोचते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा जी, रेंज बन गई है। रेंज कैसी हो गई है, रेंज को देख लें कि हमारे पास रिजल्टेंट की जो रेंज आ गई है, जो मैक्सिमम आ सकता है हमारे पास वो हो सकता है ए प्लस बी, इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम कितनी आ सकती है बेटा, ए माइनस बी। तो पॉसिबल रिजल्टेंट क्या आ सकता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, बेटा क्या आ सकता है हमारे पास, तो वो बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट से कैलकुलेशन आ गई कि रिजल्टेंट जो है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के, और या छोटा होगा या बराबर होगा उन दोनों के एडिशन के। बेटा बात समझ आ गई है। अब सर एंगल देखे ना, ये देखे ना बेटा, ये हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान एंगल लिया था, अगर आपको याद हो तो ये मैंने उन दोनों के दरमियान एंगल लिया हुआ है, ये जिसे हम कहते हैं बेटा इनर एंगल। तो इनर एंगल कितने की रेंज में आ गया बेटा, देखिए ना 0 हो ना 90 हो, हमारे पास इनर एंगल रेंज हो जाती है कि इनर एंगल जो है, जब ये एंगल पर डिपेंड करे एडिशन, तो जी वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए। और बेटा हम लोग ये लेने वाले हैं, इनर एंगल हमारे पास इफेक्टिव होता है बोथ। और अगर आउटर से देखा जाए, ये हम नहीं लेते बेटा, ये आउटर होता है, ये इन दोनों का आउटर एंगल, तो आउटर एंगल हम लोग नहीं लेते होते, आउटर एंगल नहीं लिया जाता। एडिशन में कौन सा लिया जाता है जी, उन दोनों के दरमियान वाला एंगल लिया जाता है, इनर एंगल। इनर एंगल इफेक्टिव होता है। और कितनी की रेंज में आ गई ये, आउटर एंगल की रेंज कितनी हो गई, आउटर की रेंज भी याद रखें एमसीक्यूज के लिए, ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये आउटर की रेंज होती है, वो इनर की रेंज होती है हमारे पास। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास हो गई। देखिए यहां से पता चला कि पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो तो कैसे आ सकता है। अब बेटा इनके ऊपर एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, देख ले जरा, स्क्रीनशॉट निकाल ले, शाबाश। आइए बेटा जरा इसके ऊपर एमसीक्यूज देख लेते हैं ना। हमारे पास है बेटा कि अगर मैं आपको पास क्वेश्चन आ जाए एमडीकैट के अंदर कि जी हमारे पास, हमें समझाएं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया गया है या कोई ऐसी निस्बत दी गई है, हमें देखिए जरा क्वेश्चन को कि अगर एमसीक्यूज ऐसा आ जाए बेटा के पास
जी टू वेक्टर्स of magnitude of 10 Newton and 15 Newton. So then which of the following भी होगा will be magnitude of possible resultant. तो बेटा मैंने 4 ऑप्शन आपको बना के दे देनी है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं बेटा लोगों को कि मेरे पास 4 न्यूटन। बी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि जी वो हमारे पास है 8 न्यूटन। सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 26 न्यूटन। डी में कह रहा हूं नन ऑफ दिस। तो बेटा एक मर्तबा सोचे ना, हमारे पास पॉसिबल रिजल्टेंट क्या है बेटा, मैक्सिमम कितना आ सकता है रिजल्टेंट, मैक्सिमम कितना आ सकता था कि उन दोनों को प्लस करें, मैग्नीट्यूड को प्लस करना। हाँ मैक्सिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को प्लस करना। तो बेटा देखिए ना जरा प्लस करें ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन। तो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए 25 न्यूटन। मिनिमम कितना आना चाहिए जी, ए या बी माइनस ए, ज्यादा में से तो 15 में से 10 को माइनस करें विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। बेटा तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 5 न्यूटन से बड़ा और लेस देन और इक्वल टू कितना 25 न्यूटन, या इतना हो या इनके दरमियान में हो। हाँ तो बताए ना बेटा कहां पर आना चाहिए, कौन से वाला आना चाहिए 8 न्यूटन। ये नहीं हो सकता, लेस देन 5 ये नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 25 ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन पड़ा हुआ नहीं दरमियान में कहीं फरमाइए, लेकिन आम सामने नहीं है ना, ये देखिए कोई और आ गया हमारे पास। अब अगर ये बेटा इस तरह के एमसीक्यूज हमें ऐसे बना के दे दे तब आपने फिर थोड़ा सा सोचना होगा, आसान सा होगा, वो भी इस तरह का ही होगा स्टेटमेंट उसकी कैसे आएगी जरा वो भी देख लें। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा बना के दे दें कि एमसीक्यूज बेटा अगर आप लोगों को वो ऐसा बना दें कि the magnitude of two parallel vectors जो है is 4 unit and 6 unit। तो then which of the following भी होगा, which of the following will be the magnitude of resultant। अब सोचिए बेटा, शाबाश आसान सा है, ये भी इस तरह का ही है ना। देखिए ना बेटा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में आपसे वो कि जी द मैग्नीट्यूड ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 4 यूनिट एंड 6 यूनिट। पैरेलल है बेटा, पैरेलल वेक्टर्स कंडीशन दी गई है। तो पैरेलल में तो आप लोगों ने कहा जी कि जी हमने तो पैरेललिज्म में पढ़ा है कि पैरेललिज्म में शर्त है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आपने क्या करना है, सम करना था। पैरेलल में तो सिर्फ सम नहीं करना आप लोगों ने। तो अच्छा पहले ऑप्शन दे दो ना, चलो ऑप्शन दे दो। हाँ तो आप ऐसे देखकर भी बता दे, ऑप्शन दे दे शाबाश। तो मैं अगर आपसे कह देता कि जी मेरे पास आ रहा है कोई 8 यूनिट, बी में आ रहा है जी मेरे पास कोई दोनों का सम अप करे तो 12 यूनिट कर ले, सी में कह रहा हूं 10 यूनिट। तो अब जरा सोचिए बेटा, और डी में कह रहा हूं आप लोगों से कि कोई डी वाला ऑप्शन भी बना लेते हैं। डी में कह रहा हूं आप लोगों से 2 यूनिट। देखिए ना बेटा पैरेलल की बात हो रही है, पैरेलल की बात हो रही है। पैरेलल के अंदर तो आप लोगों ने का रिजल्टेंट होना चाहिए उन दोनों के सम का। तो मतलब 4 यूनिट है एक, और दूसरा बेटा लोगों के पास 6 है, तो कितना आना चाहिए 10 यूनिट। देखो पॉसिबल रिजल्टेंट नहीं मांगा दो के दरमियान, उसने कहा नहीं पैरेलल हो तो क्या होगा, अगर एंटी होते तो इनको सब्ट्रैक्ट करते तो दो वाले पर लगाते, अगर न पैरेलल होते ना एंटी पैरेलल होते, और ऑप्शन फिर ये भी हो सकता था ना पॉसिबल।
है कि नहीं? ये 2 और 8 के दरमियान ना पॉसिबल कितना हो जाता, रिजल्टेंट जो पॉसिबल हो सकता था इन दोनों का बेटा वो कितना होता, 2 यूनिट से बड़ा या बराबर या लेस देन इक्वल टू 10 यूनिट, है ना? ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट हो सकता है और कम से कम बेटा लोगों के पास कितना आ सकता था, 2 यूनिट या इनके दरमियान में। कोशिश कर लेंगे ना बेटा, तो इस तरह के एमसीक्यूज ही आपके पास आएंगे। अच्छा, कभी वो आपसे क्या देगा, इनमें से कौन सा है जो एमसीक्यू उनका मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, या एंटी पैरेलल के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन इसके आएंगे, कर लेंगे ना कोशिश इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इस तरह के ना आए स्क्रीनशॉट लेने, शाबाश। अगर इस तरह के ना आए तो फिर एंगल वाला क्वेश्चन आता है बेटा इनका। कैसे आता रहता है जी क्वेश्चन इनका, एमसीक्यूज कैसे आता रहता है ज्यादातर एमडीकैट में? आसान से एमसीक्यूज आते हैं। एमडीकैट टेस्ट बेटा आपके सिलेबस में से होता है और कोई इतने लंबे कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज भी नहीं देता। टॉपिक को अच्छे से देखें, बड़े अच्छे से टॉपिक को पढ़े कि आपसे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज गलत ना हो। और दूसरा बेटा मैथमेटिकल को इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला नहीं है, शॉर्टकट आप लोगों ने देखना है। अच्छा जी, फिर एमसीक्यूज कैसे दे सकता है, फिर कैसे दे सकता है वो भी देख लें। एमसीक्यूज बेटा वो आपको ऐसा भी दे सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ equal magnitude such that the magnitude of resultant जो है is equal to either of them। अब कंडीशन को पढ़े बेटे एक मतलब क्वेश्चन की क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। बेटा शर्तें देखिए ना, कंडीशन अब 2 वेक्टर्स लेने हैं और उनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या ले लेना बेटा, बराबर ले लेना है। तो 2 वेक्टर्स ले लेना, कोई भी 2 वेक्टर्स ले ले, शाबाश। उसके सॉल्यूशन भी देखिए ना, एक वेक्टर ए ले रहा हूं, ले सकते हैं ना बेटा, और उसका मैग्नीट्यूड मैंने आप लोगों के लिए क्या लिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तीर का निशान लगाएंगे, वेक्टर नहीं लगाते हो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड बेटा अगर मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए ऐसे x, तो b का भी मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, वो भी x, एंड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है, मतलब तीनों आपस में मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, तो तब इनके दरमियान क्या निकालें, एंगल निकालें। तो बेटा जब कभी भी हमेशा जहन में रखें, 2 वेक्टर हो दिए जाए और उनका मैग्नीट्यूड, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दिया जाए और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी दिया जाए, तो बेटा ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है जो भी आप लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा लोगों ने, कि स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोसाइन ऑफ एंगल, है ना? कंडीशन लगा दें अपनी। तो बेटा क्या आने वाला है यहाँ पर, जल्दी जल्दी से ऐसे क्या आने वाला है, शाबाश, ये आ जाएगा x, ये x का स्क्वायर 2x, हाँ, और क्या आ गया, कोसाइन ऑफ एंगल। तो क्या बना बेटा लोगों के पास, x आ गया जी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोसाइन ऑफ एंगल। बेटा इसमें से x स्क्वायर को कॉमन ले, 2 को ना ले, थोड़ी आसानी रहेगी, x स्क्वायर को ले ले तो 2 + 2 और कोसाइन ऑफ एंगल, हाँ बेटा स्क्वायर रूट से उसे निकाल दे, शाबाश, स्क्वायर रूट से निकाल दे उसे, तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा बेटा, तो बाहर कर लेंगे उसे, तो यह आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा जी x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर अलहदा कर लें और 2 + 2 कोसाइन ऑफ एंगल के ऊपर अलहदा, ये और ये कैंसिल, हमारे पास आया x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 + 2 और ऐसा ना, x इधर डिवाइड हो गया, हाँ वो काटता नहीं हो, फिर आप लोग उसे 0 लिख लेते हो, ये 1 आता है इनसे, तो 2 + 2 और कोसाइन ऑफ एंगल, इधर से बेटे कितना आया 1 और ये आ गया 2 + 2 और कोसाइन एंगल, स्क्वेयरिंग कर ले तो आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा 2 + 2 कोसाइन ऑफ एंगल, उसको इधर ले 2 कोसाइन ऑफ एंगल, ये 2 को इधर ले आया बेटा,
या जी मेरे पास आ गया 2 कोसाइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू -1, इससे आ गया जी कोसाइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू -1/2, या एंगल हमारे पास आ गया बेटा कोसाइन ऑफ माइनस कोसाइन इनवर्स -1/2, और जो बेटा हमारे पास होता है 120 डिग्री का। कर पाएंगे नहीं हम भी कैलकुलेशन से, मैंने किया, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसान होता जाएगा। बेटा क्या किया हम लोगों ने, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के दिए गए थे और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनमें से किसी एक के बराबर था। तो जब हमने हल किया तो उसके लिए शर्त क्या है कि अगर ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके दरमियान एंगल 120 का है तो रिजल्टेंट भी उन जितने मैग्नीट्यूड का होगा। कोशिश कर लेंगे ना, तो इस तरह का भी आ सकता है। अच्छा जी, मैं अगर बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में मतलब मुख्तलिफ निस्बत भी दे सकता था। कैसे दे सकता था? मैं कहता था क्वेश्चन सारा आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अब जरा देखिए, अगर मैं कहता सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, उनमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन को सारे को चेंज कर लेते हैं ना। अगर आप ऐसे देखते हो आपको खुद ब खुद इक्वल टू ऐसे लिख दें डबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ देम। अच्छा, इधर ये देखकर भी पता चल रहा है कि जी उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो पहले से क्या हो गया, 2 गुना हो गया, है ना। बेटा ये तो बड़ा आसान है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। आम समेशन तो इसमें तब होती है बेटा जब एंगल कितने का लिया जाए, हाँ पैरेलल लिए जाए। पैरेलल का मतलब एंगल कितने का, 0 का। तो ये आप लोगों ने जरूर कैलकुलेट कर लेना है, इस एंगल कितने आने, इस शर्त के ऊपर एंगल कितने का आने वाला है बेटा, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है तो इनका सम हुआ पड़ा है ना। पहले वाले में ले लिया हम लोगों ने वैसा। आप लोग बेटा थोड़ा खुद ट्राई कर लेंगे, नोट कर लिया, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। अच्छा अब जरा देखिए कि अगर आप खुद ट्राई करें इन मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर, बेटा अगर मैं 90 ले लेता तो वो भी आप लोग इंशाल्लाह उम्मीदें कर पाते। एंगल 90 का ले लें तो अभी आप कर सकते हैं। अच्छा अगर हम इस फार्मूला में एंगल 90 का ले लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और कोसाइन ऑफ एंगल कितने का ले लें अगर हम 90 का। ये और भी मजेदार है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ये अगर पहला वेक्टर ए वेक्टर जा रहा था और ये बी वेक्टर जा रहा है तो दरमियान में इन दोनों के दरमियान कितने का एंगल ले लिया हम लोगों ने, 90 का। कर पाएंगे? ऐसे भी ले सकते हैं आप बेटा, मुझे ऐसे भी करके दे सकते हो कि ये ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर, एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ जा रहे थे, इन दोनों के टेस्ट की दरमियान एंगल कितने का, 90 का। कोशिश करेंगे ना। अब ये आसान है, cos 90 होता है 0, cos ऑफ 90 आप लोगों को पता 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab और 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये तो हेड टू टेल रूल से करें, इसके हेड के साथ इसकी टेल को मिलाएं और बनाएं तो हमारे पास ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। देखिए ना, ये अगर आप निकालते तो ये वेक्टर ए होता और ये वेक्टर बी होता हेड टू टेल रूल से, और बेटा ये क्या बन जाता उनका रिजल्टेंट। तो एंगल कितने का आ गया था, कर लेना ऐसा आसानी के लिए अपने जरिए, तो ऐसी वाला आ सकता है। अब इस वाले के तरह का कैसे आ सकते हैं एमसीक्यूज बेटा, इसकी भी जरा स्टेटमेंट देख लें, इसकी भी जरा स्टेटमेंट देख लें, शाबाश। तो इसकी स्टेटमेंट आ सकती है कि जी द सम ऑफ टू फोर्सेस जो है इज 17 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट जो है इज 13। कर पाएंगे ऐसा? आप यूनिट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यूनिट लिख ले, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो कोई यूनिट भी साथ में होता है। तो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, अगर फोर्स है बेटा तो न्यूटन लिखे ना, यूनिट क्यों लिखते हैं।
देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस जो होगा विल बी, तो बेटा क्या आना चाहिए, थोड़ा सोचते हैं। मैं पहला ऑप्शन बेटा लोगों को दे रहा हूँ कि हमारे पास जब भी मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं तो 15 न्यूटन और 2 न्यूटन अगर मैं कर देता। बी ऑप्शन में बेटा लोगों से कह रहा हूँ जी कि मेरे पास 12 न्यूटन और 5 न्यूटन कर देता। बेटा कर सकते हैं ना। सी में कर देता कि जी 14 न्यूटन और 3 न्यूटन, दिखाई दे रहा है ना बेटा। डी में कर देता, चलो कोई भी ले ले, अच्छा डी में ले ले 16 न्यूटन और कौन सा न्यूटन बेटा 1 न्यूटन, दिखाई दे रहा है ना इंशाल्लाह। अब बेटा ये लंबे तरीके से होता है मैथमेटिकली, लेकिन चूंकि हम पाइथागोरस को देख रहे हैं और अच्छा ये ऐसे भी आ सकते स्टेटमेंट में, ये बता दो आप लोगों को, ये द सम ऑफ टू, ये ऐसे आएगा स्टेटमेंट में, टू ये शराय जरूर देगा, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है ये लफ्ज याद रहेगा, वो परपेंडिकुलर जरूर बताएगा। ये देखिए ये थोड़ी गलती नहीं है, ये परपेंडिकुलर जरूर बताएगा। तो इसका मतलब है अब हमने इस्तेमाल करना है राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात। हम तो राइट एंगल ट्रायंगल का तो बड़ा आसान सा हो गया बेटा। कैसे आ सकता है इसको कैसे हल करेंगे, बड़ा सिंपल सा, लंबी कैलकुलेशन भी है इसकी, इस फार्मूले से होती है, ऊपर वाले से भी होती है जी। तो बेटा आपने इनमें से वो ऑप्शन चेक करना है जो राइट एंगल ट्रायंगल या इस शर्त को पूरा करे। देखिए ना अब इंसानों का सम 17 तो आ रहा है, देखो इनको सम अप करें ना बेटा तो इनसे क्या आ रहा है, इन दोनों से क्या आ रहा है 17, जो शर्त पूरी है। इनको सम अप करें 17, इनसे भी 17, इनसे, तो 17 वाली शर्त मेरे फायदे की नहीं है। तो हम कौन सी वाली को आप देखने वाले हैं बेटा, इस शर्त को चेक करेंगे, क्या ये शर्त पूरी है, ये रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, पॉसिबल रिजल्टेंट कितना आना चाहिए। तो हमारे पास बेटा पॉसिबल रिजल्टेंट जो है वो आप लोगों ने कहा वो आना चाहिए 13 न्यूटन। तो मैं चेक करता हूं, जो सही वाला मुझे लग रहा है बी वाला, तो मैं बी को चेक कर रहा हूं जी कि बी का जो रिजल्टेंट है वो आना चाहिए 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जो होगा 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। बेटा 169 हो गया 13 का स्क्वायर जो कैंसल, तो ये आ जाएगा 13 न्यूटन। तो बेटा ये वाला ठीक है फिर, तो कौन सी वाला ठीक हो गया बेटा, ये वाला ठीक है फिर। क्यों ठीक है, बाकियों को आप चेक करें, बाकी कभी से इनसे भी 13 न्यूटन जो है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। उम्मीदें कर पाएंगे बेटा। तो बेटा इसके इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर जब आप कोऑर्डिनेट्स में कर रहे होते हैं, जब दो वेक्टर और उनके रिजल्टेंट आपको दिया जाए, उनका मैग्नीट्यूड का पता करें, दोनों वेक्टर्स का पता करें, तो वो एक सिंपल सा है बेटा। कभी भी आए ना ये बात जरा सीखें, ए प्लस बी वेक्टर जो है ना मैग्नीट्यूड में जब बराबर हो ना, मैग्नीट्यूड में ये ओनली पॉसिबल है बेटा जब उनके दरमियान एंगल कितने का लिया जाए 90 का। हाँ दो वेक्टर का सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है बेटा कब, जब उनके दरमियान एंगल कितने का हो 90 का हो। कोशिश कर लेंगे ना, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए बेटा, कर पाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी बेटा। प्रैक्टिस किया करें, बार बार पढ़ा करें चीज़ को, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान से आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।